नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बदलाव। हमारे संयुक्त परिवार में मोनिका दी सबसे बड़ी थी। बड़ी होने के साथ साथ लीडरशिप की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए हम सब भाई बहन उनके आगे पीछे घूमते रहते थे और वे निर्देश देती कि अब क्या करना है। वे जो कह दे वही हम सबके लिए एक आदर्श वाक्य होता था। सबसे पहले उन्होंने साइकिल चलानी सीखी, फिर हम सबको एक एक करके सिखाया। वैसे भी चाहे खेल का मैदान हो या पढ़ाई लिखाई या स्कूल की अन्य गतिविधियां, दीदी सब में अव्वल ही रहती थी। इसी वजह से हमेशा अपनी कक्षा की मॉनिटर भी वही रही। हाँ, घरेलू कामकाज जैसे खाना बनाना या सिलाई बुनाई में दीदी को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए उनकी माँ यानी मेरी ताई जी की डांट उन पर अक्सर पड़ती रहती थी, पर इस डांट झपट का कोई असर उन पर नहीं होता था। मुझसे तो 8-10 साल बड़ी थी वे, इसीलिए मैं तो एक प्रकार से उनकी चमची ही थी। मुझसे वे लाड भी बहुत करती थी। कभी कभी तो मेरा होमवर्क तक कर देती थी। कहती, चल तू थक गई होगी सिया, तेरा क्लास वर्क मैं कर देती हूँ, फिर तू भी खेलने चलना। बस मैं तो निहाल हो जाती। इस बात की भी चिंता नहीं रहती कि स्कूल में टीचर दीदी की हैंडराइटिंग देखकर मुझे डांटेंगी, पर उस उम्र में इतनी समझ भी कहाँ थी। हंसते खेलते हम भाई बहन बड़े हो रहे थे। दीदी तब कॉलेज में बीए कर रही थी कि ताऊजी को उनके विवाह की फिक्र होने लगी। ताऊजी व दादाजी की इच्छा थी कि सही उम्र में विवाह हो जाना चाहिए। लड़कियों को अधिक पढ़ाने से क्या फ़ायदा, फिर अभी उसके उम्र में तो सब लड़कियां अच्छी लगती ही हैं, इसलिए लड़का भी आसानी से मिल जाएगा। वैसे दीदी थी तो स्मार्ट, पर रंग थोड़ा दबा होने की वजह से 2 जगहों से रिश्ते वापस आ चुके थे। दीदी का मन अभी आगे पढ़ने का था, पर बड़ों के आगे उनकी एक न चली। एक अच्छा वर देखकर दादाजी ने उनका संबंध तय कर दिया। गौरव जीजाजी अच्छी सरकारी नौकरी में थे, संपन्न परिवार था। बस ताऊजी और दादाजी को और क्या चाहिए था। दीदी बीए का इम्तिहान भी नहीं दे पाई कि उनका विवाह हो गया। घर में पहली शादी थी तो खूब धूमधाम रही। गाना बजाना, दावतें सब चली और आखिरकार दीदी विदा हो गई। सबसे अधिक दुख दीदी से बिछड़ने का मुझे था। मैं जैसे एकदम से अकेली हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद चाचा के बेटे सोमेश को विदेश में स्कॉलरशिप मिली थी। बाहर जाकर पढ़ाई करने की तो घर में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। दीदी को भी ससुराल से लाने के लिए भैया को भेजा गया, पर ससुराल वालों ने कह दिया कि ऐसे छोटे मोटे समारोह के लिए बहू को नहीं भेजेंगे, और अभी अभी तो आई है। हम लोग मायूस तो थे ही, ऊपर से भैया ने जो उनके ससुराल का वर्णन किया उससे और भी दुखी हो गए। अरे हमारी मोनिका दी को ताऊजी ने पता नहीं कैसे घर में ब्याह दिया। हमारी दी जो फराटे से शहर भर में स्कूटर पर घूम आती थी, वो वहाँ घूंघट में कैद है। इतना बड़ा घर, ढेर सारे लोग, मैं तो खुलकर दीदी से बात भी नहीं कर पाया। अच्छा, तो क्या सभी ससुरालें ऐसी ही होती हैं? मेरे सपनों को जैसे एक आघात लगा था। मैं तो सोच रही थी कि वहाँ ताई जी, माँ जैसे डांटने वाले या टोकने वाले लोग तो होंगे नहीं। आराम से जीजाजी के साथ घूमती फिरती होंगी, खूब मज़े होंगे। मन हुआ कि जल्दी से दीदी से मिलूं और पूछूं कि आप तो पर्दे घूंघट सबके इतने खिलाफ थी, इतने लेक्चर देती रहती थी, अब क्या हुआ? फिर कुछ ही दिनों बाद जीजाजी को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में महीने भर के लिए कोलकाता जाना था, तो दीदी जिद करके मायके आ गई थी। मैं तो उन्हें देखते ही चौंक गई थी। इतनी दुबली और काली लगने लगी थी। माँ ने तो कह भी दिया था, अरे मोनिका बेटा, लड़कियां तो ससुराल जाकर अच्छी सेहत बनाकर आती हैं, पर तुझे क्या हुआ? पर धीरे धीरे पता चला कि ससुराल वाले उनसे खुश नहीं हैं। सास तो अक्सर ताना देती रहती कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, इसके कि घर के कामकाज तक नहीं सिखाए, 4 लोगों का खाना तक नहीं बना सकती ये बहू। अब इसकी पढ़ाई को क्या हम चाटे? माँ, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ दम घुटता है। सास के साथ ये भी हरदम डांटते रहते हैं और मेरी कमियां निकालते हैं। एक दिन रोते हुए वे ताई जी से कह रही थी,
तो मैंने भी सुन लिया, पर ताई जी ने उल्टा उन्हें ही डांटा। पागल हो गई ये क्या? ससुराल छोड़कर यहाँ रहेगी? समाज में हमारी थू थू कराने आई है। अरे हमें अभी अपनी और लड़कियां भी ब्याहनी है। कौन ब्याहेगा फिर बाकी घर की बेटियों से, बता। इधर माँ ने भी दीदी को समझाया। देख बेटा, हम तो पहले ही कहते थे कि घर के कामकाज सीख ले। ससुराल में सबसे पहले यही देखा जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी कौन सी उम्र निकल गई है, अब सिखाए देते हैं। अच्छा खाना बनाएगी, सलीके से घर रखेगी तो सास भी खुश होगी, और हमारे जमाई जी भी। दीदी के ना नुकुर करने पर भी माँ उन्हें जबरन चौके में ले जाती और तरह तरह के व्यंजन, अचार आदि बनाने की शिक्षा देती। हम लोग सोचते ही रह जाते कि कब दीदी को समय मिलेगा और हम लोगों के साथ हंसेगी, खेलेगी, बोलेगी। 1 महीना कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। जीजाजी आकर दीदी को विदा कर ले गए। मैं फिर सोचती, पता नहीं हमारी दीदी के ससुराल में कैसा सलूक होता होगा। फिर पढ़ाई का बोझ दिनों दिन बढ़ता गया और दीदी की यादें कुछ कम हो गई। 3 वर्षों बाद भैया की शादी में दीदी और जीजाजी भी आए थे, पर अब दीदी का हुलिया ही बदला हुआ लगा। वैसे सेहत से पहले बेहतर हो गई थी, पर वे हर समय साड़ी में सिर ढके रहती। दीदी ये तुम्हारी ससुराल थोड़ी है, जो चाहे वो पहनो। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कह दिया। देख सिया, तेरे जीजाजी को जो पसंद है वही तो करना चाहिए ना मुझे। अब अगर इन्हें पसंद है कि मैं साड़ी पहनूं, सिर ढककर रखूं, तो वही सही। अच्छा, इतनी आज्ञाकारिणी कब से हो गई? मैंने चिढ़ कर कहा। होना पड़ता है बहना, घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को बदलना भी पड़ता है। ये सब बातें तुम तब समझोगी जब तेरी शादी हो जाएगी, कहकर दीदी ने बात बदल दी। पर मैं देख रही थी कि दीदी हर समय जीजाजी के ही कामों में लगी रहती। उनके लिए अलग से चाय खुद बनाती, खाना बनता तो गरम रोटी सिकते ही पहले जीजाजी की थाली खुद ही लगा कर ले जाती। कभी उनके लिए गरम नाश्ता बना रही होती तो कभी उनके कपड़े निकाल रही होती। एक प्रकार से जैसे वे पति के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई थी। जीजाजी भी हर काम के लिए उन्हें ही आवाज़ देते। मोनिका, मेरी फलाना चीज कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। माँ ताई जी तो बहुत खुश थी कि हमारी मोनिका ने आखिरकार ससुराल में अपना स्थान बना ही लिया। मैं अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। 3 वर्षों के लिए जिद करके हॉस्टल में रहने चली गई थी। बीच में दीदी मायके आई होगी, पर उनसे मिलना हो नहीं पाया। एक बार फिर छुट्टियों में मैं उनके ससुराल जाकर ही उनसे मिली थी। अब तो दीदी के दोनों जेठों ने अलग घर बना लिए थे। सास बड़े जेठ के पास रहती थी। इतने बड़े घर में दीदी, जीजाजी और उनके दोनों बच्चे ही थे। दीदी, अब तो आप आराम से अपने हिसाब से जी सकती हो और अपने शौक भी पूरे कर सकती हो। मैंने उन्हें इस बार भी हरदम सिर ढके देखकर कह ही दिया। देख दिया, मैं अब अच्छी तरह समझ गई हूँ कि अगर मुझे इस घर में शांति बनाए रखनी है तो मुझे तेरे जीजाजी के हिसाब से ही अपने आप को डालना होगा, तभी ये मुझसे खुश रह सकते हैं। ये एक परंपरागत परिवार से जुड़े रहे हैं, तो जाहिर है कि सोच भी उसी प्रकार की है। यह सच भी था कि दीदी ने अपने आप को जीजाजी की रुचि के अनुसार डाल लिया था। वैसे घर में काफ़ी नौकर चाकर थे, पर चूंकि जीजाजी किसी के हाथ का बना खाना खाते नहीं थे, इसीलिए दीदी स्वयं ही दोनों समय का खाना, यहाँ तक कि नाश्ता तक स्वयं बनाती। और तो और पूरा घर भी जीजाजी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ था। घर में ढेरों पुस्तकें, कई महापुरुषों के फोटो हर कमरे में थे। अब तो आसपास के लोग भी इस जोड़े को आदर्श जोड़े का नाम देने लगे थे। शादी के बाद मैं पति के साथ लंदन चली गई, देश की धरती से दूर। साल 2 साल में कभी कुछ दिनों के लिए बारात आती, तो भी दीदी से कभी 2-4 दिनों के लिए मिलना हुआ और कभी नहीं। हाँ, यह अवश्य था कि अगर मैं कभी अपने पति मनन की कोई शिकायत माँ से करती तो वे फौरन कहती, अपनी मोनिका दीदी को देख, कैसे बदला है उसने अपने आप को, कैसे गौरव जी लट्टू हैं उन पर। अरे तुझे तो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, आज़ादी के माहौल में रह रही है, फिर भी शिकायतें। मैं सोचती कि भले ही मैं लंदन में हूँ, पर पुरुष मानसिकता जो भारत में है वही इनकी लंदन में भी है। अब मैं कहाँ तक अपने आप को बदलूं? आखिर इन्हें भी तो कुछ बदलना चाहिए।
बस ऐसे ही खट्टी मीठी यादों के साथ जिंदगी चल रही थी। फिर अचानक ही दुखद समाचार मिला कि गौरव जीजाजी के निधन का। मैं तो हतप्रभ रह गई। दीदी की शक्ल जैसे मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं पा रही थी। कैसे संभाला होगा उन्होंने अपने आप को। वे तो पूरी तरह से पति की अनुगामिनी बन चुकी थी। भारत में होती तो अभी उनके पास पहुंच जाती। फिर किसी प्रकार 6 महीने के बाद आने का प्रोग्राम बना। सोचा कि पहले कोलकाता जाऊंगी दीदी के पास, बाद में इंदौर अपनी ससुराल और फिर जबलपुर अपने मायके। दीदी को फ़ोन पर मैंने अपने आने की सूचना दे दी और कह भी दिया कि आप चिंता ना करें, मैं टैक्सी लेकर घर पहुंच जाऊंगी। अब अकेले आने जाने का अच्छा अभ्यास है मुझे। ठीक है सिया, दीदी ने कहा था। पर रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि दीदी का सामना कैसे करूंगी। सांत्वना के 2 शब्द ही नहीं मिल रहे थे मुझे। वे तो इतनी अधिक पति के प्रति समर्पित रही है कि क्या उनके बिना जी भी पाएंगी। जितना मैं सोचती उतना ही मन बेचैन होता रहता था। पर कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचकर तो मैं चौंक गई। दीदी खड़ी थी सामने ड्राइवर के साथ और उनका रूप इतना बदला हुआ था। कहाँ मैं कल्पना कर रही थी कि वे साड़ी से सिर ढके उदास सी खड़ी मिलेंगी, और यहाँ तो आकर्षक सूट में थी। बाल करीने से पीछे बंधे हुए थे, माथे पर छोटी सी बिंदी भी थी। उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। दीदी आप क्यों आई? मैं पहुंच जाती। मैं कह ही रही थी कि ड्राइवर ने टोक दिया। अरे ये तो अकेली आ रही थी, कार चलाना जो सीख लिया। मैं तो जिद करके साथ आया कि लंबा रास्ता है और रात का टाइम है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं दीदी से पिछड़ गई हूँ। इतने साल लंदन में रहकर भी मुझे अभी तक गाड़ी चलाने में झिझक होती है, और दीदी है, लग भी कितनी स्मार्ट रही हैं। रास्ते भर वह हंसती बोलती रही। यहाँ तक कि जीजाजी के बारे में कोई खास बात नहीं की उन्होंने। मैंने ही 2-4 बार जिक्र किया तो टाल गई थी। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अब तो पूरा घर दीदी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ है। उनकी पसंद की पुस्तकें सामने शीशे की अलमारी में नजर आ रही थी। कई संस्थाओं के फोटो भी लगे हुए थे। पता चला कि अब चूंकि पर्याप्त समय था उनके पास, इसलिए अब कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ गई थी और अपनी पसंद के कार्य कर रही थी। अब तो खाना बनाने के लिए एक अलग से नौकर था उनके पास। सुबह ब्रेकफास्ट में भी पूरी टेबल सजी रहती, फल, जूस और कोई गर्म नाश्ता। लंच में भी पूरी डाइट रहती थी। भले ही उनका अकेले का खाना बना हो, पर वह पूरी रुचि और सुगणता के साथ ही सब कार्य करवाती थी। ड्राइवर रोज शाम को आ जाता। अगर कहीं मिलने नहीं भी जाना हो तो वे खुद ड्राइविंग करती, लेकिन ड्राइवर साथ रहता। तात्पर्य यह है कि वे सभी शौक पूरे कर रही थी। फिर भी अकेलापन तो था ही, इसीलिए मैंने कह ही दिया, दीदी यहाँ इतने बड़े मकान में इस महानगर में अकेली रह रही हो, बेटे के पास उज्जैन नहीं सिया। अब कुछ साल मर्जी से, अपनी खुशी के लिए। अभी तक तो सबके हिसाब से जीती रही, अब कुछ साल तो जीऊँ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। मैं अवाक होकर उनका मुंह ताक रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आपको मोनिका का बदलाव कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।